हेलो स्टूडेंट्स, सीसी मंत्रा की इस ऑनलाइन वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज से हम क्लास 12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए अकाउंट्स की एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो बने रहिएगा हमारी वीडियो सीरीज़ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, अकाउंट्स का चैप्टर फर्स्ट, जो कि पार्टनरशिप से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो है पार्टनरशिप का वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। तो चलिए स्टूडेंट इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात स्टूडेंट्स जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि हमारे इंडिया में पार्टनरशिप से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं, पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी क्या हैं प्रोविजंस हैं, वो किस एक्ट में दिए गए हैं। तो वो दिए गए हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं वो किस एक्ट में है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में है। इस एक्ट को हमारे इंडिया में कब से इम्प्लीमेंट किया गया या लागू किया गया, तो वो डेट भी आपको पता होनी चाहिए। इसे हमारे इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया 1 अक्टूबर 1932 से। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर इससे पहले पार्टनरशिप के जो प्रोविजंस थे वो थे, और थे तो किस एक्ट में थे। तो इससे पहले यानी कि इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने से पहले पार्टनरशिप से रिलेटेड जो प्रोविजंस थे वो थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। किसमें थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। तो यहाँ पर स्टूडेंट 3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है कि पार्टनरशिप से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो कौन से एक्ट में हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। इसे हमारे इंडिया के अंदर कब से इम्प्लीमेंट किया गया, 1 अक्टूबर 1932 से। और इससे पहले पार्टनरशिप से रिलेटेड जो प्रोविजंस थे वो कौन से एक्ट में थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। चलिए अब नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है। तो स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, मैं कीवर्ड्स के थ्रू आपको समझाता हूँ। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। अब इस डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए कि पार्टनरशिप है क्या। पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है। पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है, उन पर्सन्स के बीच में है जो किसी बिजनेस के प्रॉफिट को, जो किसी बिजनेस के प्रॉफिट को आपस में शेयर करने के लिए क्या हुए हैं, एग्री हुए हैं। यानी कि पार्टनरशिप जो है एक रिलेशन है उन पर्सन्स के बीच में जो किसी बिजनेस के प्रॉफिट को आपस में शेयर करने के लिए क्या हुए हैं, एग्री हुए हैं। और इस बिजनेस को या तो वो सब ऑपरेट करते हैं या उन सब की ओर से कोई एक जना ऑपरेट करता है, यानी कि एक पार्टनर ऑपरेट करता है। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमको ध्यान रखनी है कि पार्टनरशिप की ये जो डेफिनेशन है
ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के कौन से सेक्शन में दी गई है? तो ये दी गई है सेक्शन 4 में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में इन पार्टनरशिप को क्या किया गया है? डिफाइन किया गया है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पार्टनर्स किसे कहते हैं, फर्म किसे कहते हैं और फर्म नेम क्या होता है। अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, कि पार्टनरशिप में जो पर्सन्स एंटर होते हैं, पार्टनरशिप में जो पर्सन्स एंटर होते हैं वो इंडिविजुअली क्या कहलाते हैं? वो इंडिविजुअली क्या कहलाते हैं? पार्टनर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पार्टनर्स कहलाते हैं। कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? वो कलेक्टिवली कहलाते हैं फर्म। कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? फर्म। और जिस नेम से वो अपने बिजनेस को, जिस नेम से वो अपने बिजनेस को रन करते हैं वो कहलाता है फर्म नेम। क्या कहलाता है? फर्म नेम कहलाता है। तो यहाँ पर तीनों बातें क्लियर हो गई आपके स्टूडेंट कि पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स एंटर करते हैं वो इंडिविजुअली क्या कहलाते हैं? पार्टनर कहलाते हैं। कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? फर्म कहलाते हैं। और जिस नेम से वो अपने बिजनेस को रन करते हैं वो क्या कहलाता है? फर्म नेम कहलाता है। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन और इस चीज़ को समझने के बाद नेक्स्ट स्लाइड है स्टूडेंट, नेचर ऑफ पार्टनरशिप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे बहुत काम आने वाली है कि पार्टनरशिप का नेचर क्या है, पार्टनरशिप की प्रकृति क्या है। तो अगर हम बात करें तो हम इसको दो व्यू पॉइंट से देखेंगे। एक तो है लीगल व्यू पॉइंट से, किससे? लीगल व्यू पॉइंट से। और एक हम इसको समझेंगे अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप के नेचर को हम दो तरीके से क्या करेंगे? समझने की कोशिश करेंगे। एक तो लीगल व्यू पॉइंट से और एक अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से। यदि मैं लीगल व्यू पॉइंट की बात करूं तो फर्म और पार्टनर्स इन दोनों की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। यानी कि क्या लिखा हुआ है? पार्टनरशिप फ्रॉम द लीगल व्यू पॉइंट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि फर्म अपने डेब्ट को पे करने में कैपेबल नहीं है या सक्षम नहीं है तो उसे पार्टनर्स की प्राइवेट असेट्स में से पे किया जाएगा। यानी कि लीगल व्यू पॉइंट से सेपरेट एंटिटी नहीं होती। अब हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से। अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से पार्टनरशिप में सेपरेट बिजनेस एंटिटी होती है। यानी कि फर्म की एंटिटी अलग होती है और पार्टनर्स की अलग होती है। इसी बेसिस के ऊपर हम पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर, पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। क्या देते हैं स्टूडेंट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और उनकी ड्राइंग पर, यानी कि पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो पैसा फर्म से निकालते हैं उसके ऊपर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। तो अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से सेपरेट एंटिटी होती है लेकिन लीगल व्यू पॉइंट से सेपरेट एंटिटी नहीं होती। अब स्टूडेंट हम आगे बात करते हैं फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप आर, यानी कि पार्टनरशिप में इन कैरेक्टरिस्टिक्स का होना क्या है? ज़रूरी है। तो सबसे पहला फीचर जो पार्टनरशिप का है वो क्या है? टू और मोर पर्सन्स। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर पूछ लिया जाता है कि एक पार्टनरशिप में मिनिमम पार्टनर कितने होते हैं और मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं। तो स्टूडेंट मिनिमम पार्टनर्स की यदि मैं बात करूं
तो एक पार्टनरशिप के लिए एटलीस्ट 2 पर्सन्स तो होने ही चाहिए। कितने पर्सन्स? 2 पर्सन्स तो होने ही चाहिए, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति खुद का पार्टनर नहीं हो सकता। यदि मैं मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर्स की बात करूं, तो इसको कहीं भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डिफाइन नहीं किया गया है। इसे डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में। तो स्टूडेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसे किस एक्ट में डिफाइन किया गया है? कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइन किया गया है। और किस में? सेक्शन 464 में। किस में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 464 में। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 464 यह डिफाइन करता है कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की मैक्सिमम जो है, यानी कि जितने अधिकतम पार्टनर एक पार्टनरशिप में हो सकते हैं, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। लेकिन मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पर्सन्स 100 से अधिक नहीं होने चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 के रूल 10 में मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर्स जो हैं वो कितने डिसाइड किए गए हैं? 50, यानी कि 50 से अधिक पार्टनर्स नहीं हो सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट, इसको ध्यान रखना है आपको कि एक पार्टनरशिप में मिनिमम नंबर्स ऑफ पर्सन्स कितने हो सकते हैं? 2, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। और कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464 और कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 के रूल 10 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो भी पर्सन्स पार्टनरशिप में पार्टनर बनेंगे उनमें कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। ये कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है कोई भी माइनर से मतलब जिसकी एज 18 साल से क्या है? कम है, तो वो पार्टनर नहीं बन सकता। दूसरा, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। तो स्टूडेंट, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड का मतलब यह है अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति। इट मीन्स पागल व्यक्ति जो होते हैं वो पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बन सकते। पर्सन्स ऑफ डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें कानून के द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है, वो पर्सन भी पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बन सकते। तो ये किसके अकॉर्डिंग है स्टूडेंट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग ये 3 पर्सन जो होते हैं, यानी कि माइनर जिसकी एज 18 साल से कम है, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड यानी कि जो अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति हैं, पर्सन्स ऑफ डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ यानी कि जिन्हें कानून के द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है, इन 3 जनों को हम पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बना सकते। और मैंने आपको बता ही दिया कि एक पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है पार्टनरशिप की? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक या फीचर है एग्रीमेंट। तो स्टूडेंट, पार्टनरशिप जो होती है उसका जन्म ही एग्रीमेंट से होता है। बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट जो है, पार्टनरशिप में जो एग्रीमेंट है, एक मिनट स्टूडेंट, पार्टनरशिप में जो एग्रीमेंट है
वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप में दोनों तरह के एग्रीमेंट हो सकते हैं, ओरल भी और रिटर्न भी। लेकिन फ्यूचर के लिए हमेशा कौन सा एग्रीमेंट बेस्ट रहता है? रिटर्न एग्रीमेंट बेस्ट रहता है। और जो रिटर्न एग्रीमेंट्स पार्टनर्स के बीच में होता है उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। द रिटर्न एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। यानी कि पार्टनर्स के बीच में जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ओरल एग्रीमेंट को नहीं, रिटर्न एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो पार्टनरशिप की है वो ये है लॉफुल बिजनेस। तो स्टूडेंट पार्टनरशिप हमेशा लॉफुल बिजनेस को करने के लिए ही इस्टेब्लिश की जाती है। तो आप पार्टनरशिप में जो भी बिजनेस करें वो किस तरह का होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है प्रॉफिट शेयरिंग। पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना कंपलसरी है। और क्योंकि पार्टनर्स जो हैं वो फर्म के प्रॉफिट्स और लॉसेस को जो है वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, वो ये है कि सभी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट्स शेयर होना क्या है? कंपलसरी है। लेकिन लॉसेस सभी पार्टनर शेयर करें ये कंपलसरी नहीं है। यानी कि प्रॉफिट का शेयर होना तो क्या है? प्रॉफिट्स को शेयर करना क्या है? कंपलसरी है। यानी कि अगर फर्म में प्रॉफिट होता है तो वो सभी पार्टनर्स के बीच में उनके डिसाइडिंग रेशियो में उसे बांटा जाएगा। लेकिन लॉसेस के अंदर ऐसा कंपलसरी नहीं है। आप अकॉर्डिंग टू डीड ये एग्रीमेंट किसी पार्टनर को लॉस से एग्जेम्प्ट कर सकते हो, यानी कि वो लॉस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। ये हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था। ये पार्टनरशिप की 5th कैरेक्टरिस्टिक है। इसका मतलब यह है कि पार्टनरशिप में जो भी बिजनेस किया जा रहा है उसे सभी पार्टनर्स ऑपरेट कर सकते हैं या उन सब की ओर से कोई एक पार्टनर भी ऑपरेट कर सकता है। यानी कि इन अदर वर्ड्स यदि मैं कहूँ या अपन कहें तो पार्टनर्स आर एजेंट्स एज वेल एज द प्रिंसिपल्स। यानी कि पार्टनरशिप में प्रत्येक पार्टनर एजेंट भी होता है और स्वामी भी होता है। अब आप कहेंगे सर एजेंट और स्वामी से क्या मतलब है? तो एज एन एजेंट ही रिप्रेजेंट्स अदर पार्टनर्स एंड देयर बाय बाइंड्स देम थ्रू हिज एक्ट। यानी कि एजेंट के रूप में जो पार्टनर होता है वो दूसरे पार्टनर्स को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। और वो जो भी क्या करता है? एक्ट करता है, उससे दूसरे पार्टनर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? बाइंड होते हैं। यानी कि वो अपने द्वारा किए गए व्यवहार से दूसरे पार्टनर्स को क्या कर सकता है? बाध्य कर सकता है। यानी कि एज एन एजेंट, एज ए प्रिंसिपल ही इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। यानी कि वह स्वामी होने के नाते दूसरे पार्टनर्स के द्वारा किए गए कार्यों से खुद भी क्या होता है? बंधा हुआ होता है। तो यानी कि पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर होता है वो एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है। तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है स्टूडेंट। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो पार्टनरशिप की है वो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो कैसी होती है। तो आपको ध्यान रखना है अनलिमिटेड, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने जो पढ़ा उसको हम एक बार जो है रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट है वो हमें पता होना चाहिए पार्टनरशिप का। तो हमने क्या क्या पढ़ा?
हमने फर्स्ट पॉइंट जो पढ़ा था वो ये था कि पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं वो किस में हैं? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिए गए हैं। सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? इसे हमारे इंडिया में कब से इम्प्लीमेंट किया गया? 1 अक्टूबर 1932 से इम्प्लीमेंट किया गया। इससे पहले पार्टनरशिप से रिलेटेड जो प्रोविजंस थे वो कौन से एक्ट में थे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में थे। फिर हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप का मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में। पार्टनरशिप को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 4 में। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप उन व्यक्तियों के बीच संबंध होता है जिन्होंने किसी व्यवसाय के लाभों को आपस में बांटने में सहमति दिखाई है, यानी कि आपस में बांटने के लिए सहमत हैं, और उस व्यवसाय को वो सभी या उन सब की ओर से कोई एक पार्टनर क्या करता है? चलाता है। तो सेक्शन 4 हमें याद रखना है। फिर हमने पढ़ा था कि पार्टनर्स क्या होते हैं, फर्म क्या होती है, और फर्म नेम किसे कहते हैं। तो पार्टनरशिप में जो पर्सन्स एंटर होते हैं वो इंडिविजुअली क्या कहलाते हैं? पार्टनर्स। कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? फर्म। और जिस नेम से वो अपने बिजनेस को रन करते हैं वो क्या कहलाता है? फर्म नेम कहलाता है। फिर हमने बात की थी कि पार्टनरशिप का जो नेचर है वो क्या होता है। तो हमने इसको 2 पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था। एक तो लीगल व्यू पॉइंट से, और एक हमने पढ़ा था अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से। तो लीगल व्यू पॉइंट से हमने क्या समझा था कि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, यानी कि फर्म और पार्टनर्स की आपस में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। और अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से सेपरेट बिजनेस एंटिटी होती है। इसी के अकॉर्डिंग हम उनको पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं और उनकी ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अब हम बात करते हैं, उसके बाद हमने बात करी पार्टनरशिप के फीचर्स के बारे में या पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा? 2 और मोर पर्सन्स। तो इसमें आपको स्टूडेंट सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है कि मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। सेकंड हमने क्या पढ़ा कि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट का होना क्या है? कंपलसरी है। एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। रिटन एग्रीमेंट जो होता है वो पार्टनरशिप डीड कहलाता है। फिर हमने थर्ड क्या पढ़ा? पार्टनरशिप जिस भी बिजनेस के लिए इस्टेब्लिश किया जा रहा है वो बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। यानी कि पार्टनरशिप आप जिस भी बिजनेस को रन करने के लिए कर रहे हो उस बिजनेस का नेचर क्या होना चाहिए? लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए। और फिर हमने क्या पढ़ा था? प्रॉफिट शेयरिंग। क्या पढ़ा था? प्रॉफिट शेयरिंग। पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग होना क्या है? कंपलसरी है। और यदि आप चाहो तो किसी पार्टनर को लॉस से क्या कर सकते हो? एग्जेम्प्ट कर सकते हो। ये हमको याद रखना है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को डिसाइड करना क्या होता है? कंपलसरी होता है। और नहीं करते हैं तो फिर उसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट और लॉसेज होते हैं वो इक्वली डिवाइड किए जाते हैं। ये अपन आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप को सभी पार्टनर्स रन कर सकते हैं या उन सब की ओर से कोई एक पार्टनर भी रन कर सकता है। यानी कि पार्टनर्स जो हैं एजेंट भी होते हैं और प्रिंसिपल भी होते हैं। और लास्ट हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो कैसी होती है?
अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कैसी लाइबिलिटी होती है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो स्टूडेंट, ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।